प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। आज के इस एपिसोड में हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रसायन शास्त्र के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आज हम इस पाठ के भाग 1 और भाग 2 को देखेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन भाग 5 को देखेंगे। इसी के साथ हम इन दोनों पाठों के अंत में हम उस विषय से संबंधित कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। मैं आशा करती हूँ अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे वैद्युत रसायन का, उसके बाद हम गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। वैद्युत रसायन में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का अध्ययन होता है। इस पाठ में हम काफी सारे सेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैटरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेल से, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनी सेल। तो आइए जानते हैं गैल्वेनी सेल क्या होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सेल गिब्स ऊर्जा को विद्युत कार्य में परिवर्तित करता है। यह गैल्वेनी सेल होता है। आइए देखते हैं गैल्वेनी सेल का चित्र। भी जो आपके सामने स्क्रीन पे आया वो गैल्वेनी सेल का चित्र है। आप देख सकते हैं चित्र में आपको 2 बीकर दिख रहे हैं। एक नीले रंग का बीकर है और एक ग्रे रंग का बीकर है। जो नीले रंग का बीकर है उसमें कॉपर के लवण का विलयन मौजूद है, और जो ग्रे रंग का बीकर है उसमें जिंक के लवण का विलयन मौजूद है। नीले रंग के बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डला हुआ है और ग्रे रंग के बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में तारों से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है और कॉपर के इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। उसके विपरीत जा रहा है विद्युत धारा। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिस इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है उसे कैथोड कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है उसे एनोड कहा जाता है। उसके अलावा आप इस चित्र में एक और चीज देख रहे होंगे जिसे लवण सेतु कहा जाता है। इस सेतु में एक लवण मौजूद होता है और लवण सेतु का काम ये होता है कि वो विद्युत पथ को पूरा करता है। तो ये गैल्वेनी सेल का चित्र है। आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। आइए अब बात करते हैं गैल्वेनी सेल की प्रतिक्रिया के बारे में। आपके सामने अभी 3 प्रतिक्रियाएं आई हैं।
आप इन्हें प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं और आप इन्हें अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, एक सबसे ऊपर में और 2 नीचे। तो जो 2 नीचे अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं उसमें से पहली वाली जिसमें कॉपर 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कॉपर, ये जो प्रतिक्रिया है इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। उससे नीचे वाली जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, जिंक है और जिंक टूट के हमें जिंक 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जमा कर दें तो हमें ऊपर वाली अभिक्रिया मिल जाती है जिसमें जिंक जमा कॉपर 2+ देता है जिंक 2+ जमा कॉपर। तो ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो नीचे वाले दोनों अभिक्रियाओं से ही मिलके बनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघटय के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल 1 इकाई होती है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं। सेल का निरूपण क्या होता है। जब आपको प्रश्न आपके सामने आएगा, आपके सामने एक निरूपण लिखा होगा, उससे आपको पहचानना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो वही जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि तांबा और चांदी का सेल है, उसके लिए निरूपण निम्नानुसार होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 डंडियां हैं, उन 2 डंडियों के दाहिने तरफ चांदी का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ तांबे का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं चांदी का जो इलेक्ट्रोड है वो +1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 डंडियां हैं उनके दाहिने तरफ हमेशा कैथोड आएगा। अगर दाहिने तरफ कैथोड आएगा तो उसके बाएं तरफ हमेशा एनोड आएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए या इसको याद कर लीजिए कि जो 2 डंडियां होती हैं उनके दाहिने तरफ कैथोड आता है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ एनोड आता है। इसको कहते हैं सेल का निरूपण। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये 2 डंडियां क्या हैं। ये 2 डंडियां लवण सेतु को दर्शाती हैं। लवण सेतु को अंग्रेजी में सॉल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये है सेल का निरूपण। बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को निम्नानुसार निकाला जाता है। जो हमारा ई सेल होता है बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट के। राइट का मतलब दाहिना और लेफ्ट का मतलब बायां। तो अभी जो मैंने आपको निरूपण दिखाया था उसी के हिसाब से जो दाहिने तरफ हमारा इलेक्ट्रोड होगा हम उसका विभव पहले लिखेंगे, माइनस जो हमारा बाएं तरफ इलेक्ट्रोड होगा उसके विभव को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हम गैल्वेनी सेल का विभव निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सभी तापमान पर 0 विभव निर्दिष्ट किया जाता है। इसका उपयोग अन्य सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को खोजने के लिए किया जाता है। हम आमतौर पर किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और मैं आपको ये
सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से कर लीजिए और इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम नस्ट समीकरण से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नस्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नस्ट समीकरण से। देखिए क्या होता है, ये समीकरण जो है वो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब उपयोग की जाने वाली स्पीशीज की सांद्रता 1 इकाई नहीं होती। हमने पिछली वीडियो में जो तरीका देखा था इलेक्ट्रोड विभव निकालने का, वो तब काम आता है जब जो हमारी स्पीशीज होती हैं उनकी सांद्रता 1 होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में जहां पर स्पीशीज की सांद्रता 1 इकाई नहीं होती, उसके लिए हमें नस्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ता है। तो ये देखते हैं नस्ट समीकरण क्या होता है। एक अभिक्रिया अभी आपके स्क्रीन पे आई है। स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B देता है स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो ये एक सामान्य रसायन अभिक्रिया है। इसके लिए अगर मुझे नस्ट समीकरण लिखना है तो वो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा। अब देख सकते हैं जो मेरा E सेल होगा वो बराबर होगा E नॉट सेल के। ये E नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस 2.303 RT डिवाइड NF log C की सांद्रता पावर C, D की सांद्रता पावर D डिवाइड में A की सांद्रता पावर A, B की सांद्रता पावर B। तो ये नस्ट समीकरण होता है। RT और F की वैल्यू जो है वो स्थिरांक होती है, उसे आप यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर N की संख्या चाहिए और उसके बाद आपको सांद्रता चाहिए CDAVG। तो फिर उसके बाद आप जो E सेल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जब तापमान 298 केल्विन होगा तो क्या होता है, यह समीकरण निम्न प्रकार से बदल जाता है। आप देख सकते हैं जो 2.303 है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया RT और NF की जो भी वैल्यू होगी उससे, तो उससे जो ऊपर आती है वैल्यू वो होती है 0.059 डिवाइड में N। तो इससे अब क्या होगा, आपको सिर्फ N की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपको N की वैल्यू रखनी है और आपको E सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये नस्ट समीकरण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। और अभी आप इस समीकरण को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक की। तो साम्य की स्थिति पर जो ई सेल होगा वो 0 के बराबर होगा, इसलिए नस्ट समीकरण बदल जाता है और वो कुछ ऐसा हो जाता है। ई नॉट सेल
बराबर 2.303 RT अपॉन NF log K। आपको RT, NF और E0 सेल की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो आसानी से आप K की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि साम्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हम नष्ट समीकरण से जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं गिब्स ऊर्जा की। तो नष्ट समीकरण से हम गिब्स ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। गिब्स ऊर्जा और E0 सेल के बीच निम्न संबंध है, डेल्टा G0 बराबर माइनस NF E0। हम अगर E0 की अगर वैल्यू रखेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से डेल्टा G0 बराबर माइनस 2.303 RT log K। यहां पर आपको K की वैल्यू और तापमान की वैल्यू पता होनी चाहिए। उससे आप डेल्टा G, जो कि हमारी गिब्स ऊर्जा होती है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं चालकता और प्रतिरोधकता की। आप अभी स्क्रीन के सामने एक चीज देख रहे होंगे, R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर रो जो है वो प्रतिरोधकता होती है। अगर हम इस समीकरण को उल्टा कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, G बराबर कप्पा A अपॉन L। G की वैल्यू 1 अपॉन R होती है, तो हमने R को 1 अपॉन R किया तो वो G बन गया। और कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो होती है, तो हमने रो को उल्टा करके 1 अपॉन रो किया तो वो कप्पा बन गया। तो यहां से G बराबर कप्पा A अपॉन L हो गया। यहां पर कप्पा जो है वो चालकता कहलाता है और G जो है वो चालकत्व कहलाता है। आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा कारक है उत्पन्न आयनों का आमाप एवं उनका विलायक योजन। तीसरा कारक है विलायक की प्रवृत्ति एवं इसकी श्यानता। चौथा कारक है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। पांचवा कारक है ताप। तो ये सारे कारकों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चालकता सेल। किसी भी आयनिक विलयन की अगर हमें चालकता निकालनी है तो उसके लिए हमें चालकता सेल की जरूरत पड़ती है। चालकता सेल में आप देख सकते हैं बीच में एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम आयनिक विलयन भरते हैं और ट्यूब के आखिरी में हमें 2 प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिलते हैं और उनको हम तारों से जोड़ देते हैं। आयनिक विलयन की चालकता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। R बराबर रो L अपॉन A बराबर L अपॉन कप्पा A। हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं चालकता सेल में हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हमें आखिरी में कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम देखेंगे कि हम कप्पा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। होता क्या है, L अपॉन A जो है वो बदलेगा नहीं, तो हम उसे G स्टार कहते हैं। तो अगर हमने L अपॉन A को G स्टार कहा तो इससे R बराबर G स्टार अपॉन कप्पा हो जाएगा। उसके बाद हम R को 1/G लिख सकते हैं, तो 1/G बराबर G स्टार अपॉन कप्पा। तो इससे हमारे पास G स्टार बराबर कप्पा आ जाएगा। अब हम G कैसे निकालेंगे? तो G निकालने का तरीका है, हम चालकता सेल को एक व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप अपने भौतिकी में पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करता। तो अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज में अपना चालकता सेल लगाएंगे तो उससे क्या है, आप वहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कप्पा बराबर जी स्टार अपॉन आर। तो आपको जी स्टार की वैल्यू पता है, आपको आर की भी वैल्यू पता है, आपको कप्पा पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम चालकता सेल से किसी भी आयनिक विलयन की चालकता निकालते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने नस्ट समीकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने चालकता सेल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को अपनी रसायन विज्ञान भाग 1 एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे, और हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष को समझा था। इस वीडियो में हम बीज, फल, असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझेंगे। तो चलिए बीज तथा फल निर्माण से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बीज को समझते हैं। पुष्पी पादपों में बीज लैंगिक प्रजनन का परिणाम होता है। एक बीज में मुख्यतः बीजपत्र, बीजावरण और भ्रूण होता है। अब दोस्तों, बीज दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है गैर एल्ब्यूमिनस बीज, दूसरा है एल्ब्यूमिनस। अब हम इनको समझेंगे। गैर एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष भ्रूण द्वारा पूरी तरह उपभोग कर लिया जाता है, यानी इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। इसका उदाहरण है मटर, मूंगफली। और दूसरी तरफ एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष मौजूद होता है, और इसका उदाहरण है गेहूं, मक्का। और दोस्तों, कभी कभी कुछ बीजों में जैसे कि चुकंदर और काली मिर्च में जो बीजांडकाय होता है वो शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष कहलाता है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है और भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम प्रसुप्ति कहते हैं। आइए दोस्तों, बीज को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब बीजांड का अध्य आवरण बीज में आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, जिसे हम बीज छिद्र कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीज छिद्र से जल और ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, जिससे कि ये फिर अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फल को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक फल का चित्र है, और जो अंडाशय की दीवार होती है वो फल भित्ति में विकसित हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में पेरिकार्प कहते हैं।
अब ये फल भी कई प्रकार के होते हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। तो जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं आभासी फल, जिसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार के फलों की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। मतलब कि अंडाशय और पुष्पासन साथ में मिलकर फल की रचना करते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। इसका अगला प्रकार है वास्तविक फल, जिसका उदाहरण है आम। इस प्रकार के फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। तीसरा इसका प्रकार है अनिषेक जनित फल, जिसका उदाहरण है केला। ये फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी फलों के प्रकार और हर एक प्रकार का एक ना एक उदाहरण तो याद ही रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझते हैं। कुछ पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करना असंजनन कहलाता है, और दूसरी ओर अगर प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होंगे तब हम इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। असंजनन का उदाहरण है एस्टरेशिया फैमिली के सदस्य, और बहुभ्रूणता का उदाहरण है आम। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने बीज के बारे में पढ़ा, हमने फल के बारे में पढ़ा, और साथ ही में हमने असंजनन एवं बहुभ्रूणता को भी समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का एपिसोड समझ आया होगा और आपने इस एपिसोड को भरपूर एंजॉय भी किया होगा। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का विद्युत रसायन पाठ को पढ़ा। उसके बाद हमने जीव विज्ञान का पाठ पढ़ा, जो था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। चलिए अब देख लेते हैं कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल के एपिसोड में हम कक्षा 10 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश का चैप्टर फायर एंड आइस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हिंदी का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लखनवी अंदाज। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।